वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ दिल सेवर आर्ट्स एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम अपने कहानी के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। ये एपिसोड 2 पार्ट में अवेलेबल होगा। आप जैसे इस वीडियो को देखकर कंप्लीट करोगे, इसके कुछ टाइम बाद में ही आपका इसका अगला पार्ट भी मिल जाएगा। आई होप कि इसका जो प्रीवियस पार्ट था उसको आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। इश्क का साया एपिसोड 2। समीक्षा से अब वो लड़की हमेशा 3 मीटर दूर ही रहा करती थी। ना वो उसके करीब जा सकती थी, वो बस समीक्षा को दिखाई ही दे सकती थी। और अब उसके होने का असर समीक्षा पर भी नहीं होता था। और प्लान ये था कि अगर समीक्षा उसे धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देगी तो वो उसे दिखना भी बंद हो जाएगी। अब समीक्षा अपने अंकल के जो मेन घर होता है उसमें रहने लग जाती है कि अगर उसको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग उसकी मदद के लिए वहीं पर रहेंगे। अब एक दिन दोपहर के टाइम में वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन होता ही है कि उसके बाजू में एक टीचर बैठे होते हैं जो कि पैरा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं। उनकी बुक्स को देखकर समीक्षा को लगता है कि शायद इन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रिलेटेड अच्छी नॉलेज होगी। समीक्षा उनसे आत्माओं के बारे में सवाल करने लगती है, तो वो उसे बताते हैं कि देखो, कुछ चांस ऐसे हो सकते हैं कि आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाती है, जिसकी वजह से वो पहली बार जिसको देखती है वो उसके पीछे लग जाती है और इस अनजान शहर में उसको किसी का साथ मिल जाता है, या उसकी कोई चीज तुम्हारे आसपास या तुम्हारे पास होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी कोई इच्छा होगी जिसकी वजह से उसको पूरा किए बिना उसको शांति नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो मदद के लिए आसपास भटक रही होती है। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उन प्रोफेसर की बात सुनकर समीक्षा सोचती है, क्या उस लड़की के साथ इनमें से कुछ हुआ होगा, या वो मुझे बस फंसाना चाहती है मुझसे प्यार करके। और ये सब वो उस रूम के टेरेस पे सनसेट होते हुए सोच रही थी। और अगर सच्ची में उस लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या उसको उसकी मदद करनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए चीज़ पर जाती है जो उसी रूम के पीछे गिरा हुआ था, और वो चीज़ उस घर के जो बॉर्डर थी उसके दीवार के बाहर गिरा हुआ था। वो उस चीज़ को देखने के लिए जानना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसे ही कुछ प्लास्टिक का रैपर होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी वो वहाँ जाती है। वो चीज़ आधी मिट्टी में होती है और आधी बाहर, इसलिए दूर से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। समीक्षा उसे मिट्टी से बाहर निकालती है तो वो एक ब्रेसलेट टाइप का एक कड़ा होता है जिसकी स्प्रिंग्स टूट चुकी होती है। तो उसे समीक्षा अपने साथ घर लेकर आ जाती है और उसे टेबल पर रखकर खाना खाने के लिए चली जाती है। प्लान बनाती है कि इसे बाद में आकर वो अच्छी तरीके से देखेगी, क्योंकि उसे फील होता है कि ये शायद रियल प्लैटिनम जैसे कोई मटेरियल का बना हुआ है, उसकी डिज़ाइन और उसका भारीपन देखकर। और इतनी सुंदर चीज़ को कोई ऐसे ही तो नहीं फेंक देगा, किसी से गलती से शायद गिर गया होगा। वो अपना सारा काम निपटा कर 11:30 बजे के अराउंड फ्री होती है और तब उसे याद आता है उस कड़े के बारे में, तो वो उसे देखने लग जाती है। उसके सेंटर में कुछ 1 सेंटीमीटर बड़ा सर्कल होता है। वो उसे खोलने का ट्राई कर रही होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो खोल सकता है। तभी 12 बज जाते हैं और वो आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो वहीं रुक जाती है और कुछ बोलती नहीं, शायद किसी ख्याल में जा चुकी होती है। समीक्षा घड़ी के टाइम को देखती है, 12:05 हो रहे होते हैं और इतनी शांति थी। वो लड़की अभी तक आई नहीं, उसे ऐसा लगा। और जैसे वो पीछे घूमकर देखती है, वो लड़की वहाँ उसके पीछे खड़ी थी। वो खड़े खड़े उस कड़े को देखे जा रही थी और उसके आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। फिर वो कहती है, ये मेरा कड़ा है, और वो उस सर्कल को खोलने का तरीका बताती है, जिसके खुलते ही वो बोलती है, ये मेरे मम्मी पापा है। एंड उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसके बचपन की, कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ खेला करती थी, और बड़े होने पर उसके बर्थडे पर कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया था, वो कितनी खुश थी। ये सब बातें वो लड़की समीक्षा को बता रही होती है। फिर समीक्षा उसे बोलती है, लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो, अपनी याददाश्त पर थोड़ा और जोर डालने की कोशिश करो, क्या पता कुछ और याद आ जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रही होती है, तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और उसने अपने टीचर होने का दावा भी बस इसीलिए किया
क्योंकि समीक्षा की किताबें देखकर उसे वो चीज़ आती थी, तो उसे लगा कि वो टीचर हो सकती है। फिर वो पहले का इंसिडेंट बताती है जब उसने समीक्षा को किस किया था और किस करने पर उसे 4 लोगों की शक्ल दिखाई देती है। तभी से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी, जिससे शायद मुझे कुछ और याद आ जाए। तो समीक्षा कहती है, यानी वो प्यार, वो सब नाटक था, वो सब कुछ झूठ था, क्यों, है ना? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? किसी और को भी तो चुन सकती थी। वो कहती है, मुझे अकेले घूमते घूमते कई दिन हो गए थे, कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा था, और फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा। तुम मुझे पहली पहली बार में पसंद आ गई थी और मुझे तुम अच्छी लगने लग गई थी। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को तुमसे रिलेट कर पा रही थी, और फिर मुझे पता लगा कि तुम भी मुझे देख पा रही हो। तब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मुझे कोई देख सकता है। अब मैं किसी से बात कर सकती हूँ, मैं अकेले नहीं रहूँगी। ये सुनते ही समीक्षा कहती है, इसे प्यार नहीं कहते, इसे फ़ायदा उठाना कहते हैं, कि तुम्हें कोई साथ देने वाला मिल गया, अब तुम अकेले नहीं रहोगी। जिस चीज़ को सुनकर वो लड़की कहती है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मुझे भी मेरा कोई दोस्त चाहिए था, और शायद इसे ही प्यार कहते हैं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। तभी समीक्षा को नीचे से किसी के बातचीत करने की आवाज़ आ रही होती है, तो वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकलकर उस फ्लोर से नीचे उतरकर देखती है, तो वहाँ पर 2 आदमी बैठे होते हैं। तो वो भी साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से वो गुप्ता अंकल और वो 2 आदमियों को देख सकती थी। तो उनमें से एक आदमी कहता है, देखिए मैं टाइम नहीं तो उनमें से एक आदमी कहता है, देखिए दिन में टाइम नहीं मिल पाता, मैं कई टाइम से सोच रहा था कि आप लोग से आकर मिलूं, और आज वो इच्छा पूरी हो गई। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, और हाँ, अच्छी तरीके से अपने डिसीजन पे एक बार फिर से सोचना। भी समीक्षा को ऊपर वाले फ्लोर से उस लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि उससे दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। उसकी हरकतें बहुत अजीब हो रही थी, वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, वो वहाँ उछल रही थी, और फिर वो समीक्षा के रूम में भाग कर चली जाती है। वो समीक्षा से कह रही होती कि वापस ऊपर आ जाओ, वापस आ जाओ। शायद उस लड़की का बस चलता तो वो अभी समीक्षा का हाथ पकड़कर उस आदमी से दूर ले आती। समीक्षा घबरा जाती है कि ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है। वहीं वो 2 आदमी खड़े होते हैं और बोलते हैं, अब आप देख लीजिए, मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रहा था। अब क्या है ना कि इस पूरी जगह सिर्फ आपका ही घर है, एकदम सुनसान इलाका बन गया है, और कुछ दूर में बस कुछ गांव वाले रहते हैं, बेचारे अनपढ़ लोग हैं ना, उनका क्या भरोसा, क्या करते। खैर अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गुप्ता जी टेंशन में आ जाते हैं। समीक्षा उनकी शक्ल से रंग उड़ा देखकर कहती है, क्या हुआ अंकल, और वो लोग कौन थे? तो उसके अंकल कहते हैं, उनमें से जो हमसे बात कर रहा था, जिसने कोट पैंट पहन रखा था, वो करीबन 50 साल का होगा। वो दिग्विजय है, यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। वो हमें यहाँ से ज़मीन खाली करने को बोल रहा है पैसे के बदले में, क्योंकि यहाँ जितनी भी खाली ज़मीनें थी वो पहले से इसने खरीदी हुई है, और हमारे आसपास जितने भी बंगलों वाले थे उन्होंने पहले ही अपना बंगलो इसे बेच दिया है। और अगर अब हम भी अपनी ज़मीन बेच देंगे तो शायद वो यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। उसने जितने पैसे देने के वादे किए हैं वो उतना पैसा दे देगा। वैसे भी ये लोग इसी तरीके से तो पैसे लूट लूट कर इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए हैं। खैर अब तुम जाकर सो जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना चाहिए। वैसे अभी भी वो लड़की तुम्हारे पास आती है या तुम्हें दिखाई देती है? समीक्षा अपने पेरेंट्स और अपने अंकल को परेशान ना करने के लिए उन्हें बोलती है, नहीं, 2-3 दिन दिखाई दी थी मगर अब नहीं। अब जैसे ही समीक्षा अपने रूम में जाती है, वो देखती है वहाँ वो लड़की एक कोने में घबराई हुई बैठी थी। वो बताती है, वो आदमी, उसे मैं जानती हूँ, मेरे को विजन आया और मैंने देखा कि उसने मेरे सामने कुछ पेपर्स को फेंका और मुझे धमकियाँ दे रहा था। फिर जब मेरी आंखें बंद हो रही थी, मैंने उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा देखा और वो जोर जोर से हंस रहा था। उस आदमी से मुझे नेगेटिविटी फील हो रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं मरी कैसे, और अगर मेरा मर्डर किया है तो कहीं मुझे मारने के पीछे कहीं इसका हाथ तो नहीं। उस लड़की की बात सुनकर समीक्षा अपने लैपटॉप में दिग्विजय के बारे में सर्च करती है कि कहीं
उसके बारे में सर्च करते करते उस लड़की के बारे में भी वो शायद कुछ पता लग जाए। सर्च करने पर पता चलता है कि अभी तक दिग्विजय ने पार्टनरशिप में 36 कंपनियां खड़ी कर ली है, मगर उन सब का मालिक अकेला दिग्विजय ही है। लेकिन कुछ देर तक स्क्रॉल करते करते उसे यही लड़की दिखाई देती है जो कि दिग्विजय के बाजू में खड़ी थी, और ये दोनों किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं। वो फोटो देखते ही समीक्षा कहती है, अरे मिल गई तुम, ये रही तुम। जिस चीज़ को देखकर वो लड़की कहती है, वैसे मैं सुंदर तो दिखाई देती हूँ, क्यों? तो समीक्षा उसे घूरने लगती है और सोचती है क्या वो ऐसे वक्त पे मजाक कर रही है। फिर वो कहती है, अच्छा इस फोटो को देखकर बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। वो लड़की अपनी मुंडी ना में हिलाती है। फिर थोड़े कुछ और आर्टिकल्स पढ़कर पता चलता है कि उस लड़की का नाम वीशा है, जो कि दिग्विजय की ऑडिटर होती है, और दिग्विजय की सारी कंपनीज बनाने से लेकर बंद करने तक जितना भी प्रोसेस होता है उन सबको वही संभाला करती थी। तभी समीक्षा को एहसास होता है कि कहीं ज़रूर से वीशा का इस तरीके से भटकने का रीज़न कहीं ये दिग्विजय तो नहीं। तो समीक्षा उससे कहती है, अब तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे बारे में कितनी सारी डिटेल्स बता दी। तो वीशा कहती है, अगर मुझे याद आता तो मैं बताती ना। उतने में 2 बज जाती है और वीशा वहाँ से चली जाती है, मगर समीक्षा और भी इंफॉर्मेशन निकालने में लगी हुई थी और ना जाने कब सुबह हो जाती है। फिर वो वही अपने पूरे दिन का रूटीन फॉलो करती है और सारा काम निपटाने के बाद में आज रात को वो जल्दी सो जाती है, क्योंकि पिछले रात की नींद भी उसने नहीं ली थी। एंड वो लड़की रात के 12 बजते ही आ तो जाती है, मगर वो समीक्षा को जगाती नहीं, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसने उसके बारे में खूब सर्च किया होगा, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाई होगी। तो वीशा एक कोने में जाकर बैठ जाती है और समीक्षा को देखने लग जाती है, मगर तभी रात के कुछ 1 बजे होते हैं। वीशा को कुछ हल्की आवाज़ें आने लगती है और वो महसूस कर लेती है कि क्या होने वाला है। तो अब वो समीक्षा के करीब तो नहीं जा सकती थी, मगर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लग जाती है, उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। समीक्षा नींद से उठती तो है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीशा ऐसे क्यों चिल्ला रही है। वीशा उसे रूम से बाहर निकलने के लिए बोल रही होती है, एंड नींद में होने के कारण वो ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं पा रही थी, मगर वो खड़े होकर गेट तक पहुंचती ही है। तभी उस रूम के कांच को तोड़ते हुए एक बड़ा सा पत्थर उस रूम में आ जाता है। फिर उसके बाद में और भी कई सारे छोटे बड़े पत्थर और बॉम्ब की भी बारिश होने लगती है उस रूम के अंदर। लेकिन तब तक समीक्षा उस रूम से बाहर आ चुकी होती है और उसके जो अंकल आंटी होते हैं वो भी थोड़ी देर में उसके पास में पहुंच जाते हैं। इतनी खतरनाक आवाज़ें सुनकर समीक्षा को सही सलामत देखकर उनके जान में जान आती है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। हमला कुछ 2-3 मिनट के लिए हुआ था और सबसे ज़्यादा नुकसान समीक्षा जिस रूम में थी उसका हुआ था, क्योंकि वो रूम फर्स्ट फ्लोर में और गेट के एकदम सामने था, जिसकी वजह से आसान था उसको टारगेट बनाना पत्थरबाजी के लिए। और अगर आज समीक्षा वहीं सो रही होती तो उसे कई सारी चोटें लगने की पूरे चांस थे। और वो अंकल आंटी को घर के तहस नहस होने से ज़्यादा टेंशन समीक्षा की थी कि उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। और वो लोग पूछते भी है, क्या तुम्हें पता लग गया था कि पत्थरबाजी होने वाली है, या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? समीक्षा कहती है, मुझे पानी चाहिए था जिसकी वजह से मैं रूम से बाहर निकली, तभी पत्थरबाजी हुई। वो अब किसी को नहीं बताती कि उस लड़की ने उसे जगाकर बचा लिया। और वीशा का वहाँ से जाने का टाइम भी हो जाता है तो वो चली जाती है। ये सब लोग सुबह के उजाले का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तब जाकर कोई एक्शन लेंगे। गुप्ता जी तो समझ गए थे कि ये किसका काम हो सकता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर को बताते भी हैं, मगर वो तो इन्हीं को दबाने का काम कर रहा होता है। देखिए, पहली बात तो आपको इतने सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए, और आप जिस पर नाम लगा रहे हो वो थोड़ा सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और अगर प्रूफ होगा फिर वो लोग आपको कहीं पर रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। पर ये जो पत्थरबाजी के लोग दिख रहे हैं, ये आसपास के गांव वाले लोग लग रहे हैं जो ज़मीन हड़पना चाहते हैं, बस, और कोई भी रीज़न नहीं दिख रहा पत्थरबाजी का। तभी 8 बजे के करीब दिग्विजय वहाँ अपनी कार में पहुँचता है। वो गुप्ता जी के पास जाकर बोलता है,
मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये जगह अकेले परिवार के लिए सेफ नहीं है, और अब इस घर की मरम्मत करवाओगे और ना जाने आज रात फिर से कुछ हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे नाम कर दो, और जितना पैसा दे रहा हूँ ले लो, क्योंकि आज रात जो हुआ उसको देखकर मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसे लेने के लिए भी तैयार होगा। इसके बाद में वो पेपर आगे कर देता है और बोलता है इसे साइन कर दो, क्योंकि मैं भी आज और अभी ही फ्री हूँ। इसके बाद में मैं खुद इसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जितना मिल रहा है फिर उतना भी नहीं मिलेगा। वो धीरे से गुप्ता जी के कान में कहते हैं, क्योंकि फिर मैं छीनने में इंटरेस्ट रखूँगा। अब गुप्ता जी को कोई चारा नहीं सोचता, क्योंकि अगर आज वो जिंदा बचेंगे तभी तो वो आगे जाकर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो उन पेपर्स पे साइन कर देते हैं और तुरंत ही उनके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, जो कीमत मिलनी चाहिए थी उससे तो कम ही थी। फिर गुप्ता जी बोलते हैं अब इतनी जल्दी घर तो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। दिग्विजय बोलता है अरे हाँ, आपको तो मैंने टाइम ही नहीं दिया, चलो एक हफ्ते बाद खाली चाहिए। तो गुप्ता जी बोलते हैं 1 हफ्ते, वो तो बहुत कम है। दिग्विजय बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो साहब, चलो 2 हफ्ते, अब इससे ज़्यादा नहीं, हमें भी इस पर कोई काम वाम करवाना है। मगर याद रखना 2 हफ्ते बाद यहाँ पर अगर एक कील भी हुई ना, वो भी हमारी मानी जाएगी। खैर तब तक यहाँ पर आराम से रहिए, किसी की ये मजाल कि आप लोगों को कोई कुछ करे। और हाँ इंस्पेक्टर, मुझे 2 हफ्ते तक यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए, पूरी जगह टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। चलिए फिर गुप्ता जी, मैं चलता हूँ, नमस्कार। तो गुप्ता जी सबसे पहले समीक्षा को एक हॉस्टल में डालते हैं जो उसी के कॉलेज के पास पड़ता है, क्योंकि आज जो हुआ अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ वो नहीं चाहते समीक्षा पढ़ाई से हटकर इन चीज़ों से अफेक्ट होए। और समीक्षा भी समझ रही थी इन पावरफुल लोगों से वो टक्कर नहीं ले पाएंगे, ना ही वो ऐसे लोगों का कुछ बिगाड़ पाएंगे। अब समीक्षा को एक हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ रात होते ही 12 बजे वो आत्मा आ जाती है और बोलती है अरे वाह, नई जगह। उसको देखकर समीक्षा का मूड पहले से खराब था। वो बोलती है तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं तुम क्यों आ जाती हो। वो लड़की समझ रही होती है कल रात के बाद बहुत कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इसका मूड खराब होगा, और वो उस पर गुस्सा नहीं करती। वो नहीं चाहती कि दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाए। तो वो उस रूम से निकलकर बालकनी की ओर चली जाती है और वहाँ से व्यू देखने लगती है। यहाँ समीक्षा को भी रियलाइज़ होता है कि उस लड़की ने तो उसे बचाया था और वो उसी पर खामोखाम गुस्सा कर दी। तो वो भी उस बालकनी में जाकर विशा से माफ़ी मांगती है और विशा हंस देती है, मतलब उसे बुरा नहीं लगा। तभी बाहर की ओर देखते हुए उन लोगों को चाइनीज़ और मोमोज के स्टॉल लगे हुए दिखाई देते हैं। विशा बोलती है मुझे तो भूख लगने लग गई है और थोड़ी ठंडी भी। ये सुनकर समीक्षा कहती है वैसे मरे हुए लोगों को भी क्या भूख लगती है। विशा कहती है पता नहीं, मैं तो अभी अभी नई आत्मा बने हूँ ना। फिर ये लोग सोचते हैं क्यों ना थोड़ी देर टहलने जाए, क्या पता टहलते टहलते विशा को कुछ और चीज़ें जैसे उसका एड्रेस या उसके डेथ का कारण क्या था, ये चीज़ें विशा को याद आ जाए। अब ये दोनों फुटपाथ पर चल रहे होते हैं, मगर विशा को मज़ा आ रहा होता है ऐसे खाली खाली जगह पर। बस इक्के दुक्के लोग ही उस फुटपाथ पर होते हैं, बिना कोई टेंशन के टहलना, जैसे कि उसे कभी इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला हो। कभी वो समीक्षा के आगे आगे चलती तो कभी उसके पीछे, और कभी उल्टे होकर समीक्षा को देखते हुए उससे बातें करते हुए। तभी समीक्षा को दिखाई देता है कि वो किसी एक आदमी से टकराने वाली है। वो जैसे ही उसे बताती विशा की आत्मा किसी आदमी के शरीर में जा चुकी होती है और विशा खुद को देखने लगती है। वो खुशी से खुद के शरीर को छूने लगती है, अपने हाथों को देखती है। तभी एक झटके से वो उस शरीर से बाहर गिर जाती है, क्योंकि ये एक नई आत्मा है और इसे ये चीज़ सीखनी होगी। तो वो उसके आजू बाजू कुछ और लोग होते हैं, वो उनके शरीर में जाना शुरू कर देती है और मस्ती करने लग जाती है। एक शरीर से दूसरे शरीर,
ऐसा करके वो किसी के अंदर जाकर कुछ खानों को भी ट्राई करती है। अब ऐसी चीज़ें देखकर समीक्षा उसे दूसरों को परेशान करने से रोकती है, उसे मना करती है, मगर विशा तो उसे सुन ही नहीं रही होती। तो वो उसे वहीं छोड़कर कई दूर भागकर चली आती है। मगर फिर वो सांस लेने के लिए जैसे रुकती है, वो देखती है कि समीक्षा उसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी होती है और वो कहती है, तो मुझे वहाँ छोड़ के क्यों भाग कर चली आई? तो समीक्षा कहती है, अगर तुम्हें इसी तरीके से दूसरों को परेशान करना है तो मैं नहीं चाहती तुम मेरे साथ रहो। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती? तो वो लड़की थोड़ा टाइम लेती है, फिर वो एक गेमिंग मशीन को देखती है जिसमें स्टफ टॉय होते हैं। उस मशीन में कॉइन डालकर उस मशीन को कंट्रोल करना होता है और उसमें से वो स्टफ टॉय को बाहर निकालना होता है। तो वो विशा से कहती है, अच्छा तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं? तो ठीक है, अगर तुमने 3 चांस के अंदर अंदर एक भी स्टफ टॉय निकाल लिया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और किसी और के शरीर में रहने लग जाऊंगी। वैसे भी अब मुझे जीने का तरीका तो आ ही गया है। समीक्षा उस मशीन को ट्राई करती है, 1 बार 2 बार, मगर कुछ भी नहीं निकलता। और थर्ड और लास्ट चांस में वो एक टॉय निकाल लेती है और खुशी के मारे उछलने लगती है कि अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, तुमने कहा था। विशा उसे ऐसे उछलते देख स्माइल देकर जाने लगती है। समीक्षा उसे आवाज लगाती है, क्या हुआ, तुम जा रही हो? तो वो कहती है, क्या तुम्हें ये किसने कहा? मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि मुझे ना ही तुम्हारा शरीर चाहिए और ना ही किसी और का। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। और रही बात मैं जा रही हूँ, तो हाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि रात के 2 बजने वाले हैं, लेकिन मैं कल फिर से आऊँगी। उसके जाते ही समीक्षा की खुशी खत्म तो हुई थी, मगर फिर से स्माइल आ जाती है उसकी बातें सुनकर। एंड अब अगली सुबह गुप्ता अंकल समीक्षा के पास फ़ोन करते हैं और उसे अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ वो पंडित जी आए हुए होते हैं और वो समीक्षा से मिलना चाहते थे। तो समीक्षा वहाँ जाती है और वो उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो लड़की आती है? समीक्षा मना कर देती है। तो पंडित जी समीक्षा को एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी डिब्बी देते हैं और कहते हैं, बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये बनवा कर लेकर आया हूँ। अगर वो लड़की तुम्हें कभी भी दिखाई दी या तुम्हारे पास आई तो तुम उसे खोल देना और 5 मीटर दूर जितनी भी और जैसे भी आत्मा होगी ना, वो इसमें कैद हो जाएगी और फिर तुम इसे आग में डाल देना, जिससे वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसी चीज़ सुनकर समीक्षा को अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो उस डिब्बी को ले लेती है और फिर वो वापस अपने हॉस्टल वाले रूम पर आ जाती है। अब वो उस डिब्बी को ही देख रही होती है और सोच रही होती है, क्या उसे उस डिब्बी का यूज़ करना चाहिए? वो करना भी चाहती थी और नहीं भी। फिर रात के 12 बज जाते हैं। विशा वहाँ आ जाती है, मगर उसके आने से पहले ही समीक्षा ने उस डिब्बी को अपने पैंट के पॉकेट में छुपा लिया होता है और उस लड़की को आज फिर से बाहर घूमने के लिए जाना होता है। वो जिद लगाई होती है, तो फिर वो दोनों बाहर के लिए चले जाते हैं। मगर आज विशा को डांस और पार्टी का मन था, तो वो समीक्षा को क्लब जाने के लिए फोर्स करती है, मगर समीक्षा उसे मना ही करने में लगी थी। लेकिन आखिरी में विशा ने उसे क्लब जाने के लिए मना ही लिया, ये कहकर, क्या पता मेरी आखिरी इच्छा क्लब में जाने की होगी, क्योंकि मैंने दिग्विजय का इतना सारा काम संभालती थी, तो पक्का मेरे को कभी भी इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला होगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं। वहाँ घुसने के लिए विशा को फीस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधा ही अंदर घुस जाती है। कोई उसे देख ही नहीं सकता था। वो लोग एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी समीक्षा के पास उसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है। अब का शोर ना आए तो वो विशा को वहीं रुकने को बोलकर बाहर आ जाती है और उसके पेरेंट्स से बातचीत करने लगती है। उसके पेरेंट्स उसका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किए होते हैं और ये देखने के लिए भी कि वो अभी तक सोई कि नहीं। तो समीक्षा उनसे बातें करती है और सिचुएशन को हैंडल करने में लगी हुई थी, जबकि विशा वहीं बैठी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे वाले टेबल से आवाज़ आती है, अरे इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का एक सबसे अच्छा तरीका है, अपने ऑडिटर को मार देना, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। हमने तो यही किया था,
वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उस आदमी को देखते ही उसको विजन्स आने लगते हैं कि कैसे 4 लोगों ने उसे मिलकर मारा, और उसी टाइम उसको उसकी सारी खोई हुई मेमोरीज वापस लौट आती है और वो गुस्से में आ जाती है। अब उसके सर पर उन सबको मारने का जुनून सवार हो चुका था और वो शुरुआत आदमी से करती है जो कि होता है उत्कर्ष, दिग्विजय का छोटा भाई, जो कि दिग्विजय के सारे धंधों में उसका साथ देता था। उत्कर्ष इस टाइम 3 और आदमियों के साथ बैठा होता है और विशा उसकी नज़रों के सामने से जाती है, जो कि सिर्फ उत्कर्ष को ही दिखाई दे सकती थी और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। उत्कर्ष जैसे ही ड्रिंक का ग्लास उठाकर अपने मुंह से लगाने वाला होता है, तभी उसे विशा दिखाई देती है। उसके शरीर में एक कपकपी सी छूटती है कि ये उसने क्या देख लिया। तो वो ये करना तो नहीं चाहता था, मगर उसके मन में आया एक बार इस लड़की को फॉलो करके कंफर्म कर लेता हूँ, और अगर वो लड़की गलती से भी जिंदा हुई तो मैं उसे अपने हाथों से ही मार दूंगा। ऐसा सोचकर वो उस लड़की को फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि वो लड़की वॉशरूम में घुसी है, तो उत्कर्ष भी उसी वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ जाते ही वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था, ना ही वो लड़की थी जो अभी भी इस वॉशरूम में घुसी थी। वो सारे के सारे वॉशरूम्स को चेक करता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। और फिर वो कांच के पास खड़ा होकर सोचने लगता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ अभी तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, शायद उसी का वहम हो गया होगा, लेकिन अभी तक तो मैंने पीना भी शुरू नहीं किया। खैर, मुंह धो लेता हूँ। और जैसे ही वो मुंह धोकर कांच के सामने अपना मुंह पोंछने लगता है, और तभी उस कांच में से विशा का एकदम भयानक रूप वाला चेहरा बाहर निकलता है। उस चेहरे को बाहर निकलते देख उत्कर्ष चौंकते हुए पीछे जाते हुए गिर जाता है, और विशा उस कांच से बाहर निकल आती है, जिस चीज़ को देखकर उत्कर्ष डर के मारे चिल्लाते हुए गेट को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। मगर जैसे वो गेट का जो हैंडल होता है उसे खोलने लगता है, मगर वो खुलता नहीं। तो वो उस दरवाजे को पीटने लगता है, कोई है दरवाज़ा खोलो, कोई है तो दरवाज़ा खोलो, मुझे ये मार देगी। मगर बाहर तो कोई आवाज़ जा ही नहीं रही होती। उसके पास कोई उपाय ना दिखते हुए वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने एक पार्टनर को। यार, हेलो, हम सब मरने वाले हैं, सब के सब मरने वाले हैं, वो आत्मा वो हमसे बदला लेने के लिए। अब आगे जैसे ही वो कुछ कह रहा होता है उसका फ़ोन कट जाता है और विशा उसके फ़ोन को कंट्रोल करते हुए उसे उड़ाकर दीवार पर फेंक कर तोड़ देती है और उस फ़ोन के पीसेस को फ्लश करवा देती है। और विशा उसे दूर से ही कंट्रोल करते हुए उसका गला पकड़कर बेसिन के टाइल्स पर उसका सर पटकती है, जिसकी वजह से उसका सर फूट जाता है। उत्कर्ष उसे खुद को छोड़ देने की गुजारिश करने लगता है, मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं। तो वो उसका मुंह दबाते हुए कहती है, बस मैंने भी कुछ यही कहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और तुम लोग ने तो ना जाने कितनों की ज़िंदगी छीनी है, कितनों को बर्बाद किया है, कितनों को लूटा है, उन सब के भी तो परिवार थे। ऐसा कहकर वो उसके शरीर में घुस जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। वो उसे उस वॉशरूम से बाहर लेकर जाती है। अभी तक करीबन 10 मिनट ही हुए होते हैं। समीक्षा भी अपनी बातचीत करके क्लब के अंदर आ जाती है और वो उत्कर्ष को देखती है, उसके बाजू से गुजर जाती है और वो उसको फिर से आगे जाते हुए पीछे मुड़कर देखती है। उसे समझ नहीं आया था कि वो उसे इस तरीके से पीछे मुड़कर क्यों देखी। वहीं उत्कर्ष के अंदर जो विशा की आत्मा होती है वो उसे टेरेस पे कंट्रोल करके लेकर जाती है। वहीं समीक्षा को विशा उस टेबल पर दिखाई नहीं देती, तो वो उस टेबल पर जाकर बैठ जाती और सोचती है कहीं गई होगी, आ जाएगी। जबकि टेरेस पे पहुंचकर विशा की आत्मा उत्कर्ष से बाहर निकलती है और उसे नीचे कूदने के लिए बोलती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा होता। तो विशा उसके हाथ की हड्डियां तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस दर्द को सहन करने से ज़्यादा आसान उस छत से कूदना होगा। वो उसे दर्द देने में लगी हुई थी। वहीं नीचे अब समीक्षा को एहसास होता है वो आदमी, उसमें मुझे विशा के होने की फीलिंग्स आई थी। ये ख्याल आते ही वो उस आदमी को जिस जगह से जाते हुए देखी वो उसका पीछा करने लगती है। पीछा करने के लिए जैसे ही वो उस टेबल से उठकर जाने लगती है,
तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ लोगों को उस क्लब से बाहर जाते देख वो भी बाहर आकर देखने लगती है। तो वो देखती है कि उत्कर्ष जिसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, ये सब वहाँ खड़े लोग कह रहे थे, क्योंकि कईयों ने तो यही देखा था कि वो टेरेस के दीवार पर खड़े होकर नीचे कूद गया। लेकिन समीक्षा ऊपर देखती है, वहाँ विशा खड़ी थी जिसके चेहरे पर हंसी थी। वो समझ गई कि ये सब विशा ने किया है। ये चीज़ को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस सीन को देखकर और विशा की उस खुशी को देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। उसके अकॉर्डिंग विशा ने उस आदमी को अपने मज़े के तौर पर मार दिया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इतने से टाइम में विशा को सब कुछ याद आ गया होता है और वो अपने बदले के लिए ये सब कुछ की थी। फिर समीक्षा घर में घुसते है। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आंसू। वहीं उस रूम में विशा बैठी हुई थी। वो समीक्षा को देखते ही कहती है, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समीक्षा कहती है, मुझे सब पता है, तुम मुझे बस इतना बताओ, उस आदमी को तुमने मारा है? तो विशा उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है, मगर समीक्षा कहती है, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुमने उसे मारा है कि नहीं? तो विशा जैसे ही हाँ बोलती है, समीक्षा उस डिब्बी को बाहर निकालकर उसका ढक्कन खोल देती है और विशा की आत्मा उस डिब्बी में खींचते हुए उसके अंदर कैद हो जाती है और डिब्बी का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो गाइस, समीक्षा ने तो उस आत्मा को उस डिब्बी में कैद ही कर दिया, उसकी बातें सुनने की कोशिश भी नहीं की। तो अब आगे क्या होगा? क्या विशा की आत्मा अपने मर्डरर्स से बदला ले पाएगी और वो बाहर कैसे आएगी? लेकिन हाँ, उसके बिना समीक्षा की जिंदगी में और भी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, जिसको हम देखेंगे एपिसोड 2 एंड फाइनल पार्ट में, जिसको आप कंटिन्यूस वॉच कर सकते हो क्योंकि वो अपलोड हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।